नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी के लिए हम लोग कंप्यूटर क्लास कर रहे थे और टॉपिक था हमारा कंप्यूटर और सूचना तकनीकी का परिचय। इसमें 160 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, उसी के आगे शुरू करेंगे। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए आपको मॉक टेस्ट, साथ ही साथ जो 65 अंकों का कंप्लीट थ्योरी बैच है, जो कि पंचायती राज का है, जिसमें 45 अंक पंचायती राज के और 20 अंक की योजनाओं से संबंधित हैं। आप इसको लेना चाहते हो तो आपको हमारे एप्लीकेशन में ये दोनों बैच मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 161 से। क्वेश्चन नंबर 161 देखो, कह रहा है कि उन्नत तकनीकी जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से ये जो कंप्यूटर्स हैं, ऐसे कंप्यूटर्स जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता था, क्वांटम कंप्यूटिंग, इनको किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के रूप में दर्ज किया गया है? पांचवी है, तीसरी है, दूसरी है या फिर चौथी है? ये आते हैं पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत। ध्यान दो, मैं अगर आपसे पांचवी पीढ़ी की बात करूं, गौर करना, तो पांचवी पीढ़ी 1990 से अनवरत चली आ रही है। आज तक आपकी पांचवी पीढ़ी ही चल रही है। अच्छा, इसमें किसका किसका आप परिवर्तन देखते हो? इंटरनेट, साथ ही साथ आप जो सोशल मीडिया दिखता है ना, सोशल मीडिया, तो इंटरनेट सोशल मीडिया के द्वारा द्वारा मनोरंजन, ये सब इसका विकास कब हुआ है? इसी पीढ़ी में हुआ है। साथ ही साथ आपने यूएलएसआई का नाम सुना होगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आपने नोटबुक, साथ ही साथ लैपटॉप, इसके अलावा इंटरनेट का विकास, इंटरनेट का विकास, इन सबको कब विकसित किया गया है? पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत। वहीं अगर हम कुछ और पीढ़ियों को ले लें, जैसे हमने कहा दूसरी पीढ़ी, कंप्यूटर के विकास की दूसरी पीढ़ी, इसका मुझे काल बताओ, कालखंड कितना था? 1956 से लेकर 64 तक का कालखंड भी याद रखना है। तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी का कालखंड कितना है? 1965 से लेकर 1975 तक। और अगर हम चौथी पीढ़ी की बात करें, तो चौथी पीढ़ी 1976 से लेकर 1989 तक जारी है। ठीक है, तो ये कुछ कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं जिनको आपको याद रखना है। खास तौर से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए पांचवी पीढ़ी जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 162, कह रहा है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। ये डिजिटल कंप्यूटर जो है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? रसिया के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, यूएसए या फिर जापान के द्वारा? तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो डिजिटल कंप्यूटर है, सबसे पहले आप एक शब्द समझो, एबीसी। ये एबीसी क्या है? एबीसी है 1939, 1939 में दो शख्स थे। इन दो शख्स का नाम था, एक का नाम था जॉन एटनासॉफ, जॉन एटनासॉफ, और एक का नाम था क्लिफ बोर्ड बेरी। ठीक है, जॉन एटनासॉफ और क्लिफ बोर्ड बेरी, इन्होंने मिलके संसार का यानी दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर बनाया, और जिसे कहा जाता है एबीसी। इसे ही पूरा नाम कहा जाता है एटनासॉफ, एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, और ए फॉर हो गया एटनॉसॉफ्ट, तो यहाँ से एटनॉसॉफ्ट उठा लिया। दरअसल ये जो नाम है ना, ये इन्हीं लोगों को संदर्भित करने के लिए, या हम कहें इन्हीं लोगों को सम्मान देने के लिए, इनके ही नाम से एबीसी नाम पड़ा है। तो ए फॉर हो गया एटनॉसॉफ्ट, इनका उठा लिया एटनॉसॉफ्ट। बी फॉर हो गया बेरी, इनको बेरी उठा लिया। और सी से हो गया कंप्यूटर। ठीक है, तो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये है एबीसी। वापस आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 163, कह रहा है निम्न में से कौन सा एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? कौन सा है एक कंप्यूटर जो मल्टी यूजर्स है, कई यूजर्स को एक साथ सपोर्ट करता है? कामटाप तो होता नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर में भी इतनी सामर्थ्य नहीं होती है। माइक्रो कंप्यूटर, ये वास्तव में पर्सनल कंप्यूटर ही होते हैं। मिनी कंप्यूटर होगा इसका सही उत्तर। अब देखो, मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? मैं मिनी कंप्यूटर की अगर आपसे बात करूं, तो मुझे बताओ, आकार में कैसे होते हैं? माइक्रो और मेन फ्रेम की तुलना में मिनी कंप्यूटर कहाँ एग्जिस्ट करते हैं?
तो आप बताओगे ये आकार में मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं और मिनी कंप्यूटर की बात हो रही है तो माइक्रो से बड़े हो जाएंगे। माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। ठीक है। और ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से आकार के आधार पर साइज को सजाइए। तो आप आकार के आधार पर कैसे सजाओगे? आकार के आधार पर क्रम इनका क्या होगा? तो सबसे पहले आएगा आपका माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद आएगा मिनी कंप्यूटर। ठीक है। और उसके बाद आएगा मेन फ्रेम, सबसे बड़े ये होंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आकार के आधार पर आप इस प्रकार से याद रखो। अच्छा, अगर बात मिनी कंप्यूटर की ही कर लें तो 1965 में डीईसी ने इसे बनाया था, इसे विकसित किया था। ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा ये डीईसी क्या है? कई बार पूरा नाम भी इसका पूछा जा चुका है। तो इसका पूरा नाम होता है डिजिटल, ई फॉर हो जाएगा इक्विपमेंट और सी का मतलब हो जाएगा कॉरपोरेशन, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। अच्छा, मुझे दो तीन बातें और बताओ। इसमें दरअसल जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं मिनी कंप्यूटर में वो एक से अधिक का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी भंडारण क्षमता भी ठीक ठाक होती है, तेज होती है, माइक्रो से तेज होती है। और ये मल्टी यूजर्स होते हैं। ध्यान दो, इसमें एक से अधिक एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर्स माइक्रो प्रोसेसर्स का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, संग्रहण क्षमता संग्रहण क्षमता और इनकी गति अधिक होती है। साथ ही साथ ये कई व्यक्ति यानी कि हम कह सकते हैं मल्टी यूजर। ठीक है। अर्थात कई व्यक्ति इसमें एक साथ काम कर सकते हैं काम कर सकते हैं। ये बातें आप समझ पा रहे हो? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 163 का सही उत्तर हो जाएगा मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट देखो 164, भारत के सबसे युवा एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्युष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया था? ये किया गया था मौसम के पूर्वानुमान के लिए। यही पहला वाला सही हो जाएगा, मौसम जानकारी। नेक्स्ट देखो 165, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? तो कंप्यूटिंग तो काम करना ही होता है इसको, प्रोसेसिंग भी होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है ये, आउटपुटिंग ये भी करता है। इसमें समझ नहीं होती है, विवेक नहीं होता है। 166, निम्नलिखित में से कौन सा है या कौन से हैं मूल ऑपरेशंस कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है? कौन से जो मूल ऑपरेशंस हैं वो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, ये पूछ रहा है आपसे। अंकगणितीय ऑपरेशन ये कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है, एएलयू करता है। तार्किक एएलयू यानी कि अरिथमेटिक यूनिट अंकगणितीय करता है, और एलयू लॉजिक यूनिट ये तार्किक ऑपरेशंस करता है। संचय और पुनर्प्राप्ति इसकी मेमोरी यूनिट करती है। ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। 167 देखो, इनमें से कौन सा कार्य है किसी कंप्यूटर के चार प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? चार प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग कार्य, सबसे पहले मुझे ये बताओ ये होते कौन कौन है? ध्यान दो, मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटर के चार प्रमुख कार्य। ये कौन से कार्य हैं? सबसे पहला काम, डेटा को एकत्र करना। दूसरा काम, आंकड़ों इसका दूसरा काम क्या है? आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना। ठीक है। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है जो आंकड़े होते हैं, आंकड़ों और सूचनाओं को स्टोर करना। ठीक है। और चौथा काम है डेटा का निर्गमन करना निर्गमन करना। ये इसके चार पार्ट हो जाएंगे। तो 167 का सही उत्तर हो जाएगा डेटा एकत्र करना। आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना, ये भी सही है। आंकड़ों और सूचनाओं का विश्लेषण करना इसका काम नहीं होता है, भंडारण करना भी इसका काम होता है। सी पार्ट गलत हो जाएगा।
168 लिखो। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जा सकता है? तस्वीरें लेना नहीं किया जा सकता है, गणना भी करना होता है, ये भी ठीक है। धुन संगीत तैयार करना, ये मुख्य काम होता है वेब कैम का, या फिर आप कैमरा की आवश्यकता होगी अगर आप तस्वीरें लेना चाहते हो तो। नेक्स्ट देखो 169। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इनपुटिंग तो करता ही है, प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, आउटपुटिंग भी करता है, अंडरस्टैंडिंग मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ये काम नहीं करता है। कंप्यूटर कई प्रकार के डेटा मैनिपुलेट करते हैं, और इस मैनिपुलेशन को क्या कहा जाता है? इस मैनिपुलेशन को कहा जाता है प्रोसेसिंग। अपग्रेडिंग, बैचिंग, यूटिलाइजिंग, डाउनलोडिंग, ये कुछ नहीं। देखो इसमें जरा ध्यान दो। सपोज करो ये क्या है आपका? ये एक है आपका कंप्यूटर, ठीक। हुआ क्या? हुआ ये कि कोई आपकी इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कई सारी होती हैं, जैसे माउस होता है, कीबोर्ड होता है। एक कोई आपके पास इनपुट डिवाइस थी, उस इनपुट डिवाइस से आपने डेटा इसमें एंटर करा दिया। अब होगा क्या? होगा ये, यहाँ पर इसी डेटा को ध्यान रखना, इसी डेटा को प्राथमिक मेमोरी में ले जाकर ले जाकर डेटा को प्रोसेस किया जाता है। डेटा को प्रोसेस या फिर हम कहें मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है? किया जाता है। अच्छा, अब क्या होगा? अब होगा ये, जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो फिर इसको मैनिपुलेट किया जाता है, फिर इसके बाद इसे प्राथमिक मेमोरी में स्टोर होगा ये, ठीक। इसके बाद फिर क्या होगा? इसके बाद होता ये है कि फिर इसे आउटपुट डिवाइस के माध्यम से इंफॉर्मेशन के रूप में उपयोगकर्ता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात आउटपुट डिवाइस का अब काम होगा, आउटपुट डिवाइस में डेटा को भेज दिया जाता है, भेजा जाता है, जिससे कि ये यूजर के लिए उपलब्ध हो पाता है। तो ये प्रोसेस होते हैं। वही आपसे पूछा गया था कि डेटा मैनिपुलेट कौन करता है, या डेटा मैनिपुलेशन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो 171। निम्नलिखित में से किसके लिए इंटरप्ट मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है? कौन है किसके लिए इंटरप्ट मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं होती है? जब प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सिस्टम कॉल करने का अनुरोध करते हैं तब, या फिर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर बेहतर नियंत्रण देने के लिए, प्रक्रियाओं का साझा प्रतिबंध करने की अनुमति देने के लिए, या फिर सीपीयू और डिवाइस की गति के बीच संतुलन को संभालने के लिए, कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है? सबसे पहले मुझे इस शब्द का अर्थ बताओ। ये लिखा है इंटरप्ट, यहाँ पर आओ। जब आप इसको समझ जाओगे तो ऑप्शन तक भी पहुंच जाओगे। ये लिखा है इंटरप्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाधा डालना। मतलब क्या है? मतलब ये है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसी घटना है, या हम कहें ऐसी प्रक्रिया है जो उस क्रम को बदल देती है, उस क्रम को बदल देती है जिसमें प्रोसेसर, ध्यान देना, जिसमें प्रोसेसर निर्देशों को निष्पादित करता है, निष्पादित करता है। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये जो इंटरप्ट मैकेनिज्म था, ये जो क्वेश्चन में लिखा था इंटरप्ट मैकेनिज्म, इसमें क्या होगा? इसमें प्रक्रियाओं को जो डेटा साझा करने की अनुमति है, फिर वो जब निर्देश के निष्पादन की प्रक्रिया ही बदल देगा तो फिर जाहिर सी बात है प्रक्रियाओं की साझाकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। अर्थात प्रक्रियाओं के साझा प्रतिबंध करने की अनुमति देने के लिए, हाँ, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। सी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 172। डेटा प्रसंस्करण, डेटा प्रोसेसिंग अपूर्ण डेटा को किसमें परिवर्तित करता है? डेटा प्रोसेसिंग, मैंने आपको कई कई बार बताया है कि मान लो ये सिस्टम है अपना, ठीक है। डेटा यहां से गया और फिर ये निकल गया इंफॉर्मेशन, सूचना के रूप में बदल गया। अंदर क्या हुआ? अंदर हुई प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग। अच्छा, तो डेटा क्या है? डेटा अपूर्ण डेटा है, ये अपूर्ण सूचना है, फिर वो प्रोसेसिंग होके एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन के रूप में हमारे सामने संदर्भित होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है अपूर्ण डेटा को किसमें परिवर्तित होता है? ये होता है जानकारी में, यानी कि सूचना में, यानी कि इंफॉर्मेशन में, ठीक।
यहाँ पर आप भरो, ऑप्शन कह रहा है किसका अर्थ है यह डेटा चुनने और सारांशित करने और उसे इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग होता है कि प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी हो। तो कंप्यूटर, उसमें इनपुट डिवाइस के द्वारा डेटा गया, फिर ये कोई यूजर है, उपयोगकर्ता है, उपयोगकर्ता को सूचना मिल गई, इंफॉर्मेशन मिल गई, जानकारी मिल गई। अब ये सूचना इसके लिए उपयोगी होगी या नहीं होगी? बोलो भाई, इसके लिए उपयोगी होगी। उपयोगी होगी, ये कौन है? ये है सूचना, ये है इंफॉर्मेशन। डेटा नहीं है, जानकारी, वही सही होगा। कंप्यूटर के लिए आवश्यक आईसी चिप सामान्यतया बने होते हैं, एलईडी के सिलिकॉन के बने होते हैं ये। ठीक है, 174 का, हाँ, बी पार्ट। नेक्स्ट देखो 175, निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है, ये पूछ रहा है आपसे। तो आप पहले तो मैंने कई कई बार आपको बताया है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी पूछे जाते हैं, इनको बार बार रिवीजन करना है। चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी। ये जो पहली पीढ़ी है, यहाँ पर निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल होता है। दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है। तीसरी पीढ़ी आईसी चिप, साथ ही साथ एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता था। और पांचवी पीढ़ी की अगर हम बात करें तो फिर चौथी पीढ़ी, सॉरी, माइक्रो प्रोसेसर और वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगर हम पांचवी पीढ़ी की बात करें, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एसएलएसआई सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो खैर पांचवी पीढ़ी अभी भी चल रही है। तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी पूछ रहा है आपसे, कौन होगा? ये होगा आईसी चिप। ठीक है, सिलिकॉन, ये सेमीकंडक्टर होते हैं, ये तो सिंपल सा है। 77, सामान्यतया प्रयुक्त आईसीज ये क्या है? आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये मोनोलिथ हैं, मोनोलिथ लिथिक। और साथ ही साथ इन्हें माइक्रोचिप भी कहा जाता है, ये माइक्रोचिप भी कहलाते हैं। और ये जो आईसीज बने होते हैं, सिलिकन, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, इसके बने होते हैं, अर्धचालक के, मोनोलिथिक। 178 देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन बना होता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है। ये क्या कहलाता है? ये चिप कहलाते हैं। ठीक है, चिप। 179 देखो, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बनाए गए पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है? वर्क स्टेशन तो नहीं कहा जाता है। सिलिकॉन चिप पर बनाए गए इसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। आईसी 180, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली आईसी चिप्स बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्वों, एक टेट्रावैलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? यह है सिलिकॉन। ठीक, 180 का सी पार्ट। कंप्यूटर जनरेशन ने इस कंप्यूटर जनरेशन ने आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स को वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल सर्किट्स में बदला है। ध्यान दो, मैंने अभी आपको बताया था, ये लिखा है आईसी चिप। आईसी चिप वीएलएसआई में किस पीढ़ी में बदले गए हैं? चौथी पीढ़ी में। यही तो मैंने अभी आपको बताया था। अच्छा, अगर हम इनकी टाइम ड्यूरेशन पूछें तो मुझे तीसरी पीढ़ी की टाइम ड्यूरेशन बताओ, अवधि बताओ, 1965 से लेकर 1975। और चौथी पीढ़ी की अवधि बता दो मुझे। तो चौथी पीढ़ी की अवधि है 1976 से 1989। और इसमें इसमें अंतर ये है कि यहाँ पे इस्तेमाल होता था आईसी चिप का, फिर आईसी चिप को परिवर्तित करके यहाँ पर प्रयोग होने लगा माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, हाँ, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 181 का सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ जनरेशन। ठीक है, ए पार्ट। नेक्स्ट देखो 182, कौन सी पीढ़ी है जिसके कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था? माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का इस्तेमाल कहाँ होता था? ये होता था चौथी पीढ़ी में। ये बात आप समझ पा रहे हो? चौथी पीढ़ी। अच्छा, चौथी पीढ़ी में तीन चार बातें याद रखना, पूछी जाती हैं। चौथी पीढ़ी, मुझे चौथी पीढ़ी में 1976 से लेकर 1989, ये इसकी कालावधि रही है। साथ ही साथ माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता था, वीएलएसआई का इस्तेमाल होता था, कंप्यूटर नेटवर्क का इसमें विकास किया गया था। साथ ही साथ
पर्सनल कंप्यूटर का आपने नाम सुना होगा। पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। इसकी अगर आपसे गति पूछे किस गति में ये काम करता था, तो गति थी इसकी पिको सेकेंड। साथ ही साथ ये एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का विकास भी यहीं पर हुआ है। पूछा गया है सवाल, ये ध्यान रखिएगा। एसक्यूएल का पूरा नाम भी पूछा गया है आपसे प्रीवियस ईयर्स में। तो इसका नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज लैंग्वेज ठीक है। हाँ, एसक्यूएल। याद रखिए एसक्यूएल का विकास कब हुआ है, चौथी पीढ़ी में। सवाल पूछा गया आपसे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 182 का ए। नेक्स्ट देखो 183, निम्नलिखित में से चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। अभी मैंने बताया था आपको एसक्यूएल। नेक्स्ट देखो 184, कह रहा है पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया। 4004, यहां पर आओ जरा, एक कंपनी की मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, मैं बात कर रहा हूं पहला। ये जो पहला माइक्रो प्रोसेसर है इसे कहा जाता है इंटेल 4004। अच्छा, किसने बनाया, तो ये जो नाम लिखा है ना इंटेल, इसी कंपनी ने, अर्थात इंटेल नामक कंपनी ने बनाया। अच्छा, ये तो बात इंटेल की हो गई। कब बनाया, 1970 में बनाया। ठीक, मुझे कुछ माइक्रो प्रोसेसर के उत्पादक के ब्रांड बता दो। यहां से सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर उत्पादक ब्रांड है। तो ये बात याद रखना, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर उत्पादक ब्रांड। ये जो माइक्रो प्रोसेसर उत्पादक ब्रांड है, इसमें इंटेल, इसमें पेंटियम, इसको भी याद रखना। इसमें आता है, आपने सेलेरॉन का नाम सुना होगा और आपने नाम सुना होगा एएमडी का। ये चार हैं जो माइक्रो प्रोसेसर उत्पादक हैं। ठीक है, याद रखो। तो ये पूछा है आपसे, आपका सही उत्तर हो जाएगा इंटेल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 185, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की तीन बेसिक कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं। तीन बेसिक कैटेगरी आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर आओ, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बात हो रही है माइक्रो कंप्यूटर की। तो माइक्रो कंप्यूटर में मुझे तीन चार बातें बताओ। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ इसका विकास कब हुआ। तो इसका विकास तब हुआ था, कब, जब माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर का हुआ था विकास। अच्छा, तो इसका कब विकास हुआ, 1970 में। 1970 में सीपीयू में, दरअसल सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, और यहीं से शुरुआत होती है माइक्रो कंप्यूटर की। ये बात आप समझ पा रहे हो। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, यहाँ से दो तीन बातें नोट बना के याद रखना। कौन कौन सी बातें हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं उन्हें हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट के आधार पर कितनी कैटेगरी में बांटा जाता है। ये बांटा जाता है तीन बेसिक कैटेगरी में। बेसिक कैटेगरी में, ये जो तीन बेसिक कैटेगरी होती हैं, एक होता है इसमें सिस्टम यूनिट। ठीक, दूसरी बेसिक कैटेगरी होती है इनपुट आउटपुट, आउटपुट। और इसमें तीसरी बेसिक कैटेगरी होती है, ये होती है सेकेंडरी स्टोरेज। बात समझ पा रहे हो, ये तीन बेसिक कैटेगरी हैं। तो आपसे वही पूछा था, माइक्रो कंप्यूटर्स तीन बेसिक कैटेगरी में डिवाइड होती हैं, वो कौन है। कीबोर्ड नहीं है, सिस्टम यूनिट है, आउटपुट इनपुट है, और ये है सेकेंडरी स्टोरेज। बी पार्ट सही हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। 186 देखो, किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल आप लोग नहीं करते हो, हम लोग नहीं करते हैं। मिनी कंप्यूटर का भी इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। मेन फ्रेम तो आकार में काफी बड़े होते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स को। ठीक है, तो डी सही हो जाएगा। अब यहां से देखो माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सवाल ये है कि जो माइक्रो कंप्यूटर होता है इनका हम आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं। हम और आप इस्तेमाल करते हो, क्यों, क्योंकि क्योंकि एक तो लागत कम होती है, और दूसरा ये अन्य कंप्यूटर्स की तुलना में, अन्य कंप्यूटर्स की
तुलना में ये छोटे होते हैं, आकार इनका छोटा होता है, ठीक है? जैसे आपने नाम सुना होगा डेस्कटॉप कंप्यूटर का, ये माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण है। कंप्यूटर, आपने नाम सुना होगा पर्सनल कंप्यूटर का, ठीक है? आपने लैपटॉप का भी नाम सुना होगा, आपने नोटबुक का भी नाम सुना होगा, आपने नेटबुक, ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। आपने टैबलेट का नाम सुना है? कई लोगों के पास होगा भी। स्मार्ट फ़ोन, यहाँ तक कि ये भी एक तरह के माइक्रो कंप्यूटर ही हैं, ठीक है? तो डी पार्ट सही हो जाएगा। 187 देखो, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफ़ोन ये किसके प्रकार हैं? भी अभी मैंने बताया था, ये हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के प्रकार। नेक्स्ट देखो 188, कौन है जो पोर्टेबल तथा ढोने, ये लिखा है ढोने, ठीक है? ढोने में आसान है, पोर्टेबल भी है, आप इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हो, ढोने में भी आसान है। ये सुपर कंप्यूटर तो होते नहीं है। लैपटॉप होता है, ठीक, माइक्रो कंप्यूटर्स तो मिनी भी नहीं होता है, ये भी आकार में ठीक-ठाक बड़ा होता है। यही होगा सही, सी पार्ट। 189, निम्नलिखित में से कौन-सा पहला विश्व का ये गलत है, विश्व का पहला कंप्यूटर बाज़ार में लाया गया था? तो पहला कंप्यूटर कौन बाज़ार में लाया गया था? ये है इप्सन, ध्यान दीजिएगा, एप्सन इसको कहा जाता है। यहाँ देखो, विश्व का पहला, अगर आपसे पूछे विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर, आप क्या बताओगे? आप बताओगे एप्सन, ठीक है? 1981 एक साल था जब इसे 1981 में बाजार में उतारा गया। बाजार में इसे उतारा गया। इसका नाम क्या था? नाम था EPSN HX20 और इसके जो आविष्कारक वो थे योकोजावा। ये इसके आविष्कारक थे। एप्सन नामक कंपनी ने इसे बनाया था। तो 189 इसका सही उत्तर हो जाएगा एप्सन। नेक्स्ट देखो, मिलीप सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है। इसे बाजार में उतारा गया था सत्यम कंप्यूटर्स के द्वारा, इन्फोसिस कंप्यूटर्स के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा या फिर HCL के द्वारा। इसे उतारा गया था HCL के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, सबसे कम कीमत का लैपटॉप। सुवाय, सुवाय का मतलब होता है आसानी से वहन करने वाला, यानी कि पोर्टेबल। निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक हो, इसे क्या कहेंगे? आपकी गोद में रखने लायक है, इसे क्या कहोगे? ये होता है नोटबुक कंप्यूटर। 192, लैपटॉप, पाम टॉप, ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ये प्रयुक्त होते हैं कंप्यूटर्स के लिए, मोबाइल फ़ोन, फैक्स मशीन या फिर नन ऑफ दीज़। तो 192 का सही हो जाएगा कंप्यूटर्स, लैपटॉप और पाम टॉप। निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया है? सबसे सस्ता, ये है आकाश, और कंपनी का अगर नाम पूछे कौन सी कंपनी बनाई है, तो आप बताओगे डेटा विंड, डेटा विंड। अच्छा, 194 देखो, पीसी का अर्थ ये तो सबको पता होगा, यही होगा। प्रोफेशनल भी गलत है, ये भी गलत है। निम्नलिखित में से कौन है जो पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? सीपीयू पर्सनल कंप्यूटर का भाग होता है क्या? यू रैम भी होता है, रोम भी होता है, सीपीयू भी होता है, लेकिन यूएसबी नहीं होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। 196, वर्गीकरण के अनुसार कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता है, वर्क स्टेशंस को कहा जा सकता है, मेन फ्रेम तो होता ही है, मिनी कंप्यूटर होता ही है, उबंटू नहीं है, ये गलत है। ये क्या है उबंटू? दरअसल ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। 197, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। एप्पल, ध्यान दो फिर से, आईसी चिपों के द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर ये जाना जाता है। एप्पल फर्स्ट, या फिर वेस 780, या फिर आईबीएम 1620, आईबीएम सिस्टम 360। कौन सा होगा 197 का? ये होगा आईबीएम सिस्टम 360। इसे आईसी चिपों के द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। 198 देखो, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? ये, हाँ, ये गणना सिद्धांत पर काम करता है, ध्यान दीजिएगा। 198 का ए पार्ट। 199,
कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर काम करता है? कैलकुलेटर हाइब्रिड, एनालॉग, कैलकुलेटर की बात हो रही है ना? कैलकुलेटर की बात हो रही है, कह रहा है किस कंप्यूटर पद्धति पर काम करता है। तो कैलकुलेटर ये किस पद्धति पर काम करता है? ये हाइब्रिड तो करेगा नहीं, ये डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर काम करता है। सी पार्ट देखो 200। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, हवाई यातायात की बात कर रहा है। डिजिटल होगा, हाइब्रिड होगा, एनालॉग होगा या फिर पर्सनल होगा? ये होगा हाइब्रिड। बी पार्ट देखो, हाइब्रिड। ध्यान दो, यहां से 2-3 बातें याद रखना। हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। मुझे ये बताओ, हाइब्रिड बोल दिया है, इसका मतलब क्या है? संकर है। संकर का मतलब होता है कि किन्हीं ना किन्हीं कंप्यूटर्स का इसमें मेल होगा। तो फिर ये किसका किसका मेल है? ये है डिजिटल, साथ ही साथ एनालॉग। डिजिटल और एनालॉग का ये मिश्रित रूप है। मिश्रित रूप है। अच्छा, गणना करता है, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का ये इस्तेमाल करता है। डिजिटल रूप का प्रयोग करता है, ये बात ध्यान रखना। गणना और प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग करता है। वहीं इनपुट और आउटपुट आउटपुट के लिए यह एनालॉग संकेतों का इस्तेमाल करता है। एनालॉग संकेतों को प्रयोग में लाता है। ठीक, अब आप समझ पा रहे होंगे क्यों ये हाइब्रिड है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनपुट और आउटपुट में ये एनालॉग संकेतों का इस्तेमाल करता है और गणना और प्रोसेसिंग में ये डिजिटल संकेतों का प्रयोग करता है। इसीलिए ये दोनों का सम्मिलित रूप है, डिजिटल और एनालॉग का। इसीलिए इसे कहा जाता है संकर कंप्यूटर या फिर हाइब्रिड कंप्यूटर। सही उत्तर हो जाएगा हाँ, बी पार्ट। ठीक है, तो ये 200 क्वेश्चंस थे कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी के परिचय के। इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।